वेलकम बैक। आज है 28 मई 2025। आज हम बात करेंगे एक बहुत क्रिटिकल मुद्दा है रीडेवलपमेंट फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 300A, गाइडलाइन 79A और मैनेजिंग कमेटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको ये जो है मुद्दे वो आपकी जनरल पब्लिक के काम में आते हैं, वैसे मुद्दे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम रीडेवलपमेंट में। रीडेवलपमेंट एक बहुत हॉट केक है और ये हर एक तीसरा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा है। सही बात है, जैसे हमारी लाइफ है तो हम ये जैसे हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि हम शरीर छोड़ के हमारा आत्मा नए शरीर में जाता है और नया जन्म लेता है। तो जो इधर है उसको नया जन्म लेना ही पड़ता है। तो वैसे ही अगर बिल्डिंग पुराना हो जाए तो उसको नया बनाना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मूवमेंट शुरू हुई थी वो आइलैंड सिटी ऑफ मुंबई से हुई थी, क्योंकि सारे के सारे जो पुराने बिल्डिंग्स थे, जो चॉल्स थी, वो मॉनसून की सीजन में कॉलेज हो जाती थी। उसके लिए कोई कानून नहीं थे और मुरली देवरा जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने एक कानून लाया और रीडेवलपमेंट ऑफ डाइलैपिडेटेड बिल्डिंग्स। तो इसके तहत उन लोगों को काफ़ी सुविधा मिली और ये शुरुआत में जो थी वो सेस बिल्डिंग के लिए थी और वो चर्च गेट कोलाबा से लेके बैंड्रा तक एप्लीकेबल थी। धीरे धीरे 1991 आया, जो DCR 1991 डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 1991 आया और उसके अंदर सारे प्रावधान किए गए। महाड़ा की लैंड को रीडेवलप कैसे किया जाए, स्लम को कैसे रीडेवलप किया जाए, आर्मी वाली जो है पुलिस हेडक्वार्टर्स कैसे डेवलप किया जाए, BMC की जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे डेवलप किया जाए और जो हाउसिंग सोसाइटी है उसे कैसे डेवलप किया जाए। ये सारे प्रावधान मैंने अपनी बुक कमेंट्री ऑन डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 1991, जिसकी 15 एडिशंस आ चुकी है, आई थी, वो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं 1991 के बाद क्या हुआ। इसके बाद 2009 के तहत एक 79A का गाइडलाइंस आया। ये गाइडलाइंस थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि मेजॉरिटी जो रीडेवलपमेंट है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो अभी लागू होता है पूरे बम्बई में। और इसके तहत 3 जनवरी 2009 में एक गाइडलाइंस आई। वो गाइडलाइंस के तहत रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स तैयार करने होते थे मैनेजिंग कमेटी को। इसके अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कि जो मैनेजिंग कमेटी है वो रीडेवलपमेंट प्रोसेस में मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आर्बिट्ररी अपॉइंटमेंट्स होती है, बिजनेस जो होता है वो कंडक्टिंग बिजनेस, मतलब कि वो चाहे AGM हो, SGM हो, तो वो लोग सही जवाब नहीं देते हैं, ऐसे कर्टली बिहेव करते हैं जैसे वो लोग जमींदार है और बाकी के जो फ्लैट ओनर्स हैं वो उनके स्लेव्स हैं, टेनेंट्स हैं। तो ऐसे भी बिहेव करते हैं और वो लोग वीडियो उतारते हैं तो वीडियो वो लोग शेयर नहीं करते मेंबर्स के साथ में, क्योंकि वो अपने पास ही रखते हैं। रजिस्ट्रार में जाते हैं तो वो ऑर्डर पास करने के लिए 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल हो जाता है और तब तक तो पूरा गेम खत्म हो जाता है। तो तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, आर्किटेक्ट्स और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के बीच में झगड़े होते थे। आर्किटेक्ट इस तरफ जाता है तो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट उस तरफ जाता है। बिना प्लानिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स बनते थे
बिना रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बिना प्लानिंग होता था और पास हो जाता था। फेयर प्रोसेस नहीं थी फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर में, और नॉन पैरिटी इन द अग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड विथ डेवलपर, मतलब कि एक कोई फोकस नहीं था डेवलपर के साथ में जो अग्रीमेंट था उसके अंदर पैरिटी नहीं थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन आने के बाद सरकार ने रिवाइज गाइडलाइंस इशू की, और वो था GR 4 जुलाई 2019, और उसके अंदर सेक्शन 79A महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत ये जो रेजोल्यूशन है वो बनाया गया। तो अभी ये जो GR है, मेरी ये जो वीडियो है उसके लिंक में भी मैं लिंक पोस्ट करती हूँ, उधर आप पढ़ सकोगे। 2019 की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि 1/5 जो मेंबर्स है सोसाइटी के वो कमेटी को रिप्रेजेंट करें कि हमको ये जो बिल्डिंग है उसको रीडेवलपमेंट में लेके जाना चाहिए। वो एप्लीकेशन के साथ में स्कीम और सजेशंस भी देने चाहिए। एप्लीकेशन आने के बाद 8 दिन के अंदर अंदर सोसाइटी ने SGM की मीटिंग की नोटिस देनी चाहिए जो 14 दिन की होनी चाहिए, और उसके बाद SGM कन्वीन करनी चाहिए। फिर ये जो SGM है उसके अंदर कोटेशंस मंगाने चाहिए 3 आर्किटेक्ट के और कंसल्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के, और जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वो वायबल है कि नहीं वो पता चले। अब यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। सपोज कमेटी ये कह रही है कि हमें रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए, 1/5 नहीं, और कमेटी ये कह रही है कि ओरली हम आपका कंसेंट ले रहे हैं, अभी हमारे पास कोई स्कीम नहीं है, हमने इस पे कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो क्या ये लीगल होगा? सबसे पहली बात, कमेटी उसका जो ये वीडियो उतारती है वो मेंबर्स को देती नहीं है, क्या ये लीगल होगा? तीसरी बात, कमेटी विदाउट एनी प्रोजेक्ट्स डिटेल्स और डेवलपमेंट के क्या स्कीम है वो दिए बगैर क्या ब्लैंक सिग्नेचर ले सकती है? ये क्वेश्चंस हैं और ये होता है। मेरे काफ़ी जो केसेस है उसके तहत ये हुआ है, और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि इसके तहत भी ध्यान दें। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो गाइडलाइंस है 2019 की और 2009 की वो मैंडेटरी नहीं है, मगर उसको फॉलो करना चाहिए। अगर गाइडलाइंस मैंडेटरी नहीं है और वो वायलेट होती है तो इसके जिम्मेदार कौन? क्योंकि एक बार बिल्डिंग गिर गया, फिर अगर नहीं बनता है तो क्या सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी जो प्रपोज कर रही है कि इसको रीडेवलपमेंट में लेके जाना चाहिए वो जिम्मेदार होगी, और किस हद तक जिम्मेदार होगी? क्योंकि ये जो सोसाइटी की कमेटी है मैंने देखा है कि वो ये किन प्रकार वो इम्पोज करती है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस। एक बार मेजोरिटी की हाँ आ गई, फिर रीडेवलपमेंट प्रोसेस को रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और माइनॉरिटी की कोई सुनता नहीं है। वो मुद्दे पे मैं इसके बाद आऊँगी। अब जो अगर वायलेट करती है कमेटी तो उसका क्या, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिसने ऐसी गाइडलाइंस बनाई, या कमेटी खुद जिन्होंने अपनी मनमानी की? तो इसका भी जवाब। इसके बाद ये प्रावधान है कि एक वेबसाइट बनाई जाए, जो आर्किटेक्ट का टेंडर मंगवाना है वो प्रोसेस पब्लिक नोटिस से की जाए, PMC का जो टेंडर मंगाना है वो पब्लिक नोटिस से की जाए, जो लॉयर है उसकी जो एडवोकेट अपॉइंट करना है उसको भी जो अपॉइंटमेंट है वो पब्लिक नोटिस और टेंडर से की जाए। ये अगर प्रोसेस फॉलो नहीं होती तो क्या कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं, क्योंकि अगर बिल्डिंग 10 साल तक अटक गया तो शायद बिल्डर रेंट देने का बंद कर दे, या तो वो थर्ड हैंड में जाए, सेकेंड हैंड थर्ड हैंड में जाए, और 10-12 साल के बाद हो सकता है आपका बिल्डिंग बने। मगर तब तक जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो लोग, क्योंकि लाइफ का कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स में से काफ़ी लोग जो है वो प्रेजेंट हो
या ना हो। इसके बाद जो आएगा वो इनहेरिटेंस के झगड़े आएंगे और इसकी वजह से भी अलॉटमेंट या जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है। अभी ये तो मैंने आपको बोला कि आप ये जो है वो पढ़ सकते हो। मेरी वेबसाइट www.shrutidesai.in पे भी ये मिल सकता है, आप सर्च करोगे तो ये मिलेगा। गाइडलाइंस 79A महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अभी एक सोच ऐसी भी है कि ये जो रीडेवलपमेंट के प्रोसेस है उसके तहत क्या आर्टिकल 300A जो है उसका वायलेशन है। तो क्योंकि एक मैटर है जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, पूर्णिमा टॉकीज वर्सेस चीफ ऑफिसर धानू नगर परिषद, ये एक जात का लैंड एक्विजिशन हुआ। तो लैंड एक्विजिशन मतलब फ्लैट का एक्वायर कर रहे हो और आप उसको डिमोलिश करके नया बना रहे हो। लैंड एक्विजिशन में पूरी लैंड सरकार ग्रहण करती है और उसका आपको कॉम्पेंसेशन देती है। ये पूरी गाइडलाइंस या कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी को जो डिसेंटिंग मेंबर है माइनॉरिटी, क्योंकि अभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि माइनॉरिटी हैज़ नो व्यू अनलेस नो राइट अनलेस इट इज जेन्युइन। जेन्युइन होने के बावजूद भी अगर मेजोरिटी ने ये कहा कि हमें रीडेवलपमेंट में जाना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लैंड एक्विजिशन पे आने से पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 300A क्या कहता है। 300 जो है वो प्राइवेट लैंड जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करता है और ये कहता है कि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने के ज़रूरत है और उसके बिना अगर आप एक्वायर करते हो या उसको डिस्पोजेस करते हो तो वो वायलेटिव होता है, उसके राइट्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पर ये कहा गया है। कल्याणी थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस सुल्तान बाथेरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। अभी मेरा ये आर्ग्यूमेंट है। और दूसरी एक बात, जो हम फोर्स्ड लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे थे, तो क्या मेजॉरिटी व्यू जो है वो माइनॉरिटी पे अपना फोर्स्ड एक्विजिशन कर रही है, लैंड एक्विजिशन। हालांकि उसको दूसरी बार मिल रहा है, नया कुछ बड़ा घर मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर 3 साल में घर नहीं बना, 4 साल में घर नहीं बना, 12 साल में होता है, तो क्या उसके राइट्स अफेक्ट नहीं होते हैं? उसका प्रोटेक्शन के लिए ऐसे बोलते हैं कि बैंक गारंटी एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कोर्ट में भी तो जाना पड़ता है। वो इजी नहीं है कोई भी कॉमन लेमैन के लिए। तो ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि जो शुरुआती इनिशियल हुई थी मैनेजिंग कमेटी के थ्रू, वो अगर गलत है तो पूरा प्रोजेक्ट गलत ही होगा। दूसरी एक बात, ये जो मैं जजमेंट में कह रही हूँ, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसके तहत कोई भी अगर एक्विजिशन है जो इसको फॉलो नहीं करता है, पूर्णिमा टॉकीज वर्सेस, जो मैंने पहले भी कहा, चीफ ऑफिसर धानू नगर परिषद के तहत कहा गया है कि आप विदाउट कॉम्पेंसेशन TDR, FSI वगैरह किसी पे थोप नहीं सकते। जुडिशियल प्रेसिडेंस है इसके लिए। तो ये मेरा सजेशन है कि सरकार ने इसके अंदर एक और अल्टरनेटिव देना चाहिए कि जिसको पैसे लेके निकलना है, पूरा जो कॉम्पेंसेशन है, मार्केट वैल्यू है, TDR का मार्केट वैल्यू है, फिर उसको जो बेनिफिट है वो चाहिए, वो लेके निकल जाए। और मेरा मानना है, शायद काफ़ी लोग जो सफ़र कर रहे होंगे उनका भी मानना है कि सरकार ने ये गाइडलाइंस मैंडेटरी बनानी चाहिए। अगर कोई भी डिविएशन किया ये कमिटी मेंबर्स ने अपनी इच्छाएं थोपने के लिए, तो उसको जो माइनॉरिटीज़ हैं
वो एक स्पेशल कमेटी अथॉरिटी क्रिएट की जाए वहाँ पर जाके। वैसे भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीज़न के लिए किया ही है। जो मेरी बुक जो है रीडेवलपमेंट ऑफ इन महाराष्ट्र, वो एक बुक निकली थी, बहुत लिमिटेड एडिशंस मैंने प्रिंट की है। तो उसके अंदर भी ये है कि जो सीनियर सिटीज़न है उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई है। तो इसके लिए भी एक स्पेशल जुडिशियल अथॉरिटी बनानी चाहिए, नॉट क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बनानी चाहिए, क्योंकि डेप्यूटी रजिस्ट्रार को और भी काम होते हैं, उसको बहुत तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह जी को रिक्वेस्ट करती हूँ इसके तहत ध्यान दें। लोगों की जिंदगी की कमाई इसके अंदर जा रही है, वेस्ट हो रही है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो सक्सेसफुल गए हैं, मगर उससे ज़्यादा काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो फेलियर हैं। तो आप इस पे ध्यान दें। लोगों के घर चले जा रहे हैं, मैनेजिंग कमेटी अपनी मनमानी कर रही है। इसको अगर रोकना है तो एक स्पेशल जुडिशियल अथॉरिटी का गठन करना चाहिए। एक कानून लेके आओ रीडेवलपमेंट के लिए सेपरेटली, और उसका गठन करो जहाँ पर एक कॉमन आदमी जाके अपना रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे ये कंज्यूमर फोरम है, कोई भी जाके वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है। इस तरह से कोई एक जुडिशियल अथॉरिटी का गठन कीजिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। आर्टिकल 300A 100% वायलेट होता है ये गाइडलाइंस के तहत और 79A के तहत। मेजोरिटी हाँ बोल रही है और माइनॉरिटी ने अपनी जिंदगी की कमाई की फ्लैट उनको हवाले कर देनी चाहिए। वो तो कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा। ये एक टाइप का लैंड एक्विजिशन हुआ, तो लैंड एक्विजिशन के लिए उसको डबल द कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। उसको जो कोई भी रेंट है, जो ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट है, रीसेटलमेंट का जो कॉस्ट है, वो सब कॉर्पस से सब दे के उसको अलग कर दो। उसके ऊपर रीडेवलपमेंट थोपने का भी जो प्रावधान है वो गलत है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि मैं रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार और वगैरह वगैरह में जो कुछ भी होता है, वो लोग अभी इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, मगर एक गठन करने की जुडिशियल अथॉरिटी की बहुत ज़रूरत है।